नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द ध्रुव राठी शो पर। यहाँ पर हम ऐसी खबरों की बात करते हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा दिखाया नहीं जाता या फिर जानबूझकर दबा कर रखा जाता है। डोकलाम रीजन जो चाइना और इंडिया के बीच में एक स्टैंड ऑफ पॉइंट, एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना रहा था कुछ महीने पहले, उसके बारे में तब काफ़ी चर्चा की जाती थी, लेकिन अब चर्चा नहीं की जा रही है। क्या रीज़न है इसका पता नहीं, लेकिन चाइना ने नॉर्दर्न डोकलाम रीजन को ऑलमोस्ट फुली ऑक्यूपाई कर लिया है। ये बात एक्सपोज करी है रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट ने द प्रिंट अखबार के लिए। इन्होंने सैटेलाइट इमेजरी को देखा और ये कंक्लूजन पे आए। इन्होंने देखा कि चाइना वहां पे आर्मर्ड व्हीकल्स ला चुका है, अपनी कंक्रीट पोस्ट खड़ी कर चुका है और 7 अलग अलग हेलीपैड्स भी बना चुका है। ये खबर उन सारी पिछली खबर को गलत प्रूफ कर देती है। वो फेक न्यूज़ थी जब कहा गया था कि सरकार ने चाइना को पीछे धकेल दिया है। ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो चुकी है सरकार के लिए। दूसरी खबर में दोस्तों, हमारे पॉलिटिशियंस ने पिछले कुछ दिनों में ऐसी अजीबोगरीब, ऐसी स्टूपिड स्टेटमेंट्स दिए कि आप भी उनको सुन के हैरान हो जाएंगे। एक है हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब। आपको पता ही होगा, हरियाणा में पिछले 5 दिनों में 6 अलग अलग रेप के इंसिडेंट्स हुए हैं। एक भी अरेस्ट नहीं किया गया इतनी सारी घटनाओं के बाद। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब कहते हैं कि लड़कियां फेक कर रही हैं रेप करना, और मीडिया ज़्यादा सेंसेशनलाइज करके दिखा रहा है इस चीज़ को। यहाँ पे इंडिया के मीडिया में तो इसके बारे में ज़्यादा बात करी भी नहीं गई, लेकिन ये खबर वर्ल्ड न्यूज़ तक पहुँच गई है। एक और ऐसी स्टूपिड सी स्टेटमेंट दी गई हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जूनियर एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, जो कि कहते हैं ये एवोल्यूशन जो है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये गलत है। उनसे पूछा गया क्यों गलत है, तो वो कहते हैं किसी भी आदमी ने बंदर को आदमी बनते हुए नहीं देखा, और किसी ने नहीं देखा तो इसलिए गलत चीज है। मुझे लगता है इन भाई साहब ने ना ज्यादा ही पोकेमॉन देख डाला है। इन्हें लगता है कि एवोल्यूशन का मतलब है विकसित होना। जैसे पिकाचू राइचू में विकसित हो जाता है 10 सेकंड के अंदर अंदर, वैसे ही इन्हें लगता है एक बंदर आदमी बन जाएगा 10 सेकंड के अंदर अंदर, और कोई होते हुए उसे देखेगा। और ये इंसान दोस्तों खाली हमारा एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, ये एक आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। क्या हालत है हमारे देश में एजुकेशन मिनिस्टर की। दोस्तों काफी लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है एवोल्यूशन को लेकर कि अगर बंदर से आदमी बना है तो बंदर अभी भी कैसे एग्जिस्ट करते हैं पूरी दुनिया में, हम कैसे बंदर बन गए, हमारे जो पिछले एंसेस्टर्स थे, लेकिन उस बंदर के एंसेस्टर्स आदमी नहीं बन पाए। ये बहुत ही गलत सोच है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि बंदर और आदमी का एक कॉमन एंसेस्टर है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो डायरेक्टली अभी बंदर देखते हो आप, उससे एक आदमी बन गया है। हमारा एक कॉमन एंसेस्टर है और वो कॉमन एंसेस्टर अभी जिंदा नहीं है। और थियोरी ऑफ एवोल्यूशन कोई थियोरी नहीं है, काफी लोग इसको भी गलत समझ लेते हैं। एवोल्यूशन एक फैक्ट है। साइंटिफिक थ्योरी का मतलब ही होता है कि फैक्ट्स के बेसिस पे ये साइंटिफिक थ्योरी बनाई गई है। तो एवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसको सारे के सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि एक फैक्ट है। तीसरी स्टूपिड स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोली है। इनका एक इंटरव्यू चल रहा था सुधीर चौधरी के साथ जी न्यूज पे। तो इनसे पूछा गया कि आपकी एक प्रॉमिस थी एम्प्लॉयमेंट देने की, 2 करोड़ जॉब्स देने की, तो उन जॉब्स का क्या हुआ। और जवाब में ये कहते हैं कि जो पकोड़े तलने वाला आपके जी न्यूज के स्टूडियो आप खुद ही सुन लीजिए मैं क्या बोलूं। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे। तो ये एक पकोड़े वाले को, जो कि सिर्फ 200 रुपए पर दिन कमाता है, एक नौकरी की तरह काउंट कर रहे हैं। ऐसे मान रहे हैं जैसे कि उन्होंने खुद एम्प्लॉयमेंट दी हो उसको। तो मोदी जी अगर आप ये पहले ही क्लियर कर देते ना, जब 2014 में आप भाषण दे रहे थे अपने कि मैं इतनी जॉब्स दूंगा, इतनी जॉब्स दूंगा, कि आप इन 200 रुपए 100 रुपए वाली जॉब्स को भी जॉब्स में काउंट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता शायद आपको कोई वोट भी देता। सर्विकल कैंसर दोस्तों हमारे देश में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है औरतों में। हर साल 70,000 यानी 70,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं पूरे देश भर में इस कैंसर की वजह से। इस कैंसर की एक वैक्सीन है HPV वैक्सीन। ये वैक्सीन इंडिया में आ रही थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस वैक्सीन को ब्लॉक कर दिया। अब आप पूछेंगे क्यों कर दिया। क्योंकि RSS के फाइनेंशियल विंग ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है, इसके ये नुकसान है, ये, और प्रधानमंत्री जी ने उनकी सुनी और ब्लॉक कर दिया। उस चिट्ठी में ये भी लिखा था कि ऐसी वैक्सीन परवर्टेड है, यानी अश्लील है अगर देश में आ जाएंगी तो। और दोस्तों एक ऐसी वैक्सीन है जो कि पूरी दुनिया भर में यूज करी जाती है। 100 कंट्रीज पूरी दुनिया भर में, जिसमें कि सारी डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सारी की सारी कंट्रीज इस वैक्सीन को यूज करती हैं अपनी कंट्री की औरतों को बचाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए। लेकिन हमारी सरकार ने इसे मना कर दिया क्योंकि किसी RSS वाले को प्रॉब्लम हो रही थी इससे। दोस्तों एक ये डिसीजन और वो जो एवोल्यूशन के ऊपर स्टेटमेंट दी गई है, कोई नई चीजें नहीं है देश में। पिछले कुछ सालों में ऐसी चीजें और कॉमन होती जा रही हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर तक ऐसी चीजें बोलते जा रहे हैं जिन्हें मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं एंटी साइंस हैं।
साइंस के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है, लॉजिक के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है, ऐसी फालतू की स्टेटमेंट दे देकर और ऐसे डिसीजंस ले लेकर। इससे पहले आपको याद होगा एक मिनिस्टर ने कहा था कि काओ ऑक्सीजन देती भी है लेती भी है। एक मिनिस्टर ने कहा था कि गोबर लगाने से मोबाइल फोन पे कैंसर रुक जाएगा, आपका रेडियो एक्टिविटी को रोक देगा वो। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था क्लाइमेट चेंज के ऊपर बोल रहे थे कि कहते हैं क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हमारी सर्दी सहने की शक्ति कम हो गई है। ये लॉजिक पे अटैक करना, साइंस पे अटैक करना, ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो कि आपको दुनिया भर की राइट विंग गवर्नमेंट्स में देखने को मिलेंगी। वहां पे यूएसए में एक डोनाल्ड ट्रंप है जो कि कहते हैं कि मैं तो क्लाइमेट चेंज में बिलीव ही नहीं करता, ये एक फेक न्यूज है क्लाइमेट चेंज। जबकि 99% साइंटिस्ट जो दुनिया में है, एजुकेटेड लोग हैं, सब मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और हमारी दुनिया बहुत खतरे में है उससे। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो साइंस के ऊपर अटैक करते हैं, साइंटिस्ट की बातों को नहीं सुनते, क्योंकि चाहते हैं कि देश के लोग ना बस एक ब्रेन वॉश आदमियों की तरह रहें, भक्त की तरह बने रहें, कि ब्लाइंडली बिलीव करते रहे हर चीज में जो ये बोले जा रहे हैं। I just want them to suffer. ये लोगों को सही एजुकेशन नहीं देना चाहते, ये लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं जगाना चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, लोग खुद से सोचने लग गए, तो इनके तो वोट कम पड़ जाएंगे भाई साहब। इन्हें तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इनको मैं क्लीन चिट बाबा के नाम से बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आपको याद होगा पिछले महीने इन्होंने 20,000 करप्ट लोगों और क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को फ्री में क्लीन चिट दे दी बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग के। कहते हैं कि हम केसेस बंद करवाना चाहते हैं इनके ऊपर। तो 20,000 क्रिमिनल्स को क्लीन चिट देने के बाद अब इनका अगला डिसीजन ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो 2013 में मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे, उसमें जितने भी बीजेपी लीडर्स पे केसेस चल रहे हैं उन सबको खत्म कर दिया जाए, उन सबको क्लीन चिट दे दी जाए। तो ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक शुद्धि की शुरुआत हो रही है। बिना जुडिशरी के ये पॉलिटिशियंस खुद को क्लीन चिट दिए जा रहे हैं और बाद में दूध के धुले होकर निकल रहे हैं। अगली खबर में दोस्तों आपको याद होगा कैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल एक मिनिमम बैलेंस फीस लगाई थी कि अगर आपके बैंक में इससे कम पैसा है तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। वो 1,000 रुपए की लिमिट थी या 5,000 की थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग लिमिट थी, लेकिन अगर आपके बैंक में उससे कम पैसा था तो आपको फाइन ले लेते थे। अप्रैल से नवंबर के बीच में पिछले साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1,717 करोड़ रुपए कलेक्ट किए इस मिनिमम बैलेंस चार्ज को लेके। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ईयरली प्रॉफिट होता है, जो पूरे बैंक का प्रॉफिट होता है, वो इससे कम था। वो था सिर्फ 1,500 करोड़। मेरे हिसाब से तो बहुत ही शर्म की बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गरीब लोगों को लूटने पर आ चुका है। ये सिर्फ एक ओपन लूट है और कुछ नहीं है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपना पैसा रिकवर करने की इतनी पड़ी थी तो उन अरबपतियों से अपने लोन वापस मांग लेता। बैड लोन्स करोड़ों लाखों करोड़ रुपए में पड़े हैं बैंकों में, लेकिन कोई बैंक मांगने की हिम्मत तक नहीं करता। इस एपिसोड में इस बारी कोई पिक्चर ऑफ द वीक नहीं होगा, बल्कि एक वीडियो ऑफ द वीक होगा जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो दल लेक श्रीनगर में लिया गया था, जहां पे एक छोटी सी बच्ची कूड़ा कलेक्ट कर रही है और सबको एक इन्फॉर्मेशनल मैसेज दे रही है। आप खुद ही देखिए। आज मैं आपको बताऊंगी मेरे बाबा ने मैंने बहुत थोड़ी सफाई की। अब मैं बच्चों को कहती हूँ अपने अपने गोटों में जाइए और सफाई अपने घरों में सफाई करें और दाल को सफाई करें। और जो ये दाल है इसको हमें अच्छा ही बनाना है, क्योंकि ये गंदा नहीं होना चाहिए। और जो दाल है वो बहुत अच्छा है, मगर उनमें गंदगी है। इसलिए मैं चाहती हूँ बच्चों से आप अपने अपने घर से जाइए और गोद में ये कूड़े उठाइए। बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया है इस छोटी सी लड़की ने कि कूड़ा उठाने का काम सिर्फ कूड़े वालों का नहीं है। कूड़ा उठाना हर देशवासी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी सराउंडिंग्स को, हमारी लेक्स को, हमारी रिवर्स को साफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही है। पूरे देश भर में कूड़ा फैलाने का बहुत बड़ा जरिया कहीं ना कहीं हमारे फेस्टिवल्स भी थे, हमारे अलग अलग त्यौहार, जिनसे कि इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है। आपको भी पता ही होगा कुछ हमारे ऐसे त्यौहार हैं जिनमें कि हम गणेश की मूर्ति पानी में भिगोते हैं, रिवर में भिगो देते हैं, जिनसे कि वो वहीं पड़ी रहती हैं, सड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी इन्वायरमेंट उस रिवर की डिस्ट्रॉय हो जाती है, इकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फेस्टिवल से रिलेटेड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कम से कम एक स्टेट ने तो हमारी एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, फिर से वो केरला है, जिसने एक ग्रीन प्रोटोकॉल जारी करा है हर फेस्टिवल के लिए जो स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ये 3 सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शंस है उस ग्रीन प्रोटोकॉल में हर फेस्टिवल के लिए। एक बहुत ही अच्छी खबर आई है दोस्तों हर हिंदुस्तानी के लिए। जो इंडिया का फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट होता है कि ऑन एवरेज एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है गिवन एरिया में।
तो 2.2 का जो फर्टिलिटी रेट होता है वो बेस्ट होता है। उस फर्टिलिटी रेट पे अगर रहेगा कोई भी देश या एक स्टेट तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और अंडर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। तो जो लेटेस्ट डेटा आया है 2016 का, उसके हिसाब से इंडिया 2.23 के फर्टिलिटी रेट पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है। 2013 में इंडिया 2.34 पर थी, तो बहुत ही ज़्यादा गिराव दिखा है। जितना लोगों ने प्रिडिक्ट किया था उससे भी ज़्यादा गिराव दिखा है फर्टिलिटी रेट में। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि इससे जो इंडिया की ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में फाइनली आने का कोई होप दिख रहा है। यहाँ पे इंडिया में अब 36 में से 25 ऐसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें फर्टिलिटी रेट 2.2 या उससे कम हो चुका है, और सिर्फ 2 ऐसी स्टेट्स बची हैं जिनमें फर्टिलिटी रेट 3.0 या उससे ज़्यादा है। वो 2 स्टेट्स हैं बिहार और मेघालय। बिहार वर्स्ट स्टेट है इंडिया में फर्टिलिटी रेट को लेके। इसका जो रेट है वो 3.37 है 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग। इसमें ज़्यादा चेंज भी नहीं आया है 2013 के से कंपेयर किया जाए तो 2013 में था 3.40। तो बिहार एक ऐसी स्टेट है जिसको और बहुत काम करना पड़ेगा, और बिहार ने अगर काम कर लिया तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट 1-2 साल में ही 2.2 आ सकता है। और दिल्ली से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि सीसीटीवी कैमरास की जो प्रॉमिस थी उनको फाइनली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब हर सरकारी स्कूल में, क्लासरूम में, कॉरिडोर्स में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। मेरे हिसाब से तो अब थोड़ा एक्सेस में चले गए हैं, जो प्रॉमिस किया था वो ठीक है, लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कि ये पेरेंट्स को भी एक्सेस देंगे उस सीसीटीवी फुटेज को देखने का। मेरे हिसाब से तो ये राइट टू प्राइवेसी लॉ के साथ इंटरफेयर करता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक वीडियो मैंने देखा जिसमें कि ये इंटरव्यू ले रहे थे। इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था एक दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में, जिसमें कि इन्होंने बच्चों से पूछा, टीचर से पूछा, प्रिंसिपल से पूछा और पेरेंट्स से पूछा, और सब ने कहा कि वो चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमराज लगे। गायब हो जाती है चीज़ वीज हमारी, कोई गायब कर लेता है, हो जाती है। सर्दी अब होती नहीं है कैमरे की वजह से। बुक चोरी आती थी, कॉपी काम किया रहता था। तो पेरेंट्स तो कुछ नहीं कहेंगे, घर पे भी फुल टू मस्ती, यहाँ पे भी फुल टू मस्ती होता है। अगर सारे ही लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएं तो राइट टू प्राइवेसी का जो सवाल है वो सिर्फ एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन बन के रह जाता है कि सरकार को ये कैमराज लगाने चाहिए स्कूलों में एथिकल व्यू पॉइंट से, राइट टू प्राइवेसी को देखते हुए। इसके बावजूद कि सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर चाहते हैं कि वो वहाँ पे लगाए जाएं या नहीं लगाने चाहिए। ये एक बहुत अच्छा डिबेट का पॉइंट है। और इसी के साथ ही साथ डोर स्टेप डिलीवरी भी सर्विसेज की शुरू हो गई। ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो पूरे हिंदुस्तान में पहली बार लिया गया है किसी स्टेट के द्वारा कि आपकी जो भी सर्विस होगी, आपको नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, वो आपके घर पे आके पासपोर्ट डिलीवर कर देंगे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देकर। ये डोर स्टेप डिलीवरी का जो स्कीम है ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिजेक्ट कर दी थी, उसके बाद फाइनली इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। इस हफ्ते के एंटरप्रेन्योर ऑफ द वीक हैं आयुष शर्मा। इन्होंने एक ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट डिजाइन करी है जिसका नाम है ecohoy.com, जो कि फोकस करती है इकोलॉजिकली फ्रेंडली और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेचने में। इनकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स के नीचे लिखा हुआ है कि कैसे उसे मैन्युफैक्चर किया गया है, कि कैसा उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, कैसे उसको डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए एनवायरमेंट में, और कैसे उसका कार्बन फुटप्रिंट है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का हमारी धरती पे, हमारे पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इनकी वेबसाइट का काफ़ी सारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप है। एक ट्री प्लांटिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है असम में, तो अगर आप एक ट्री प्लांट कराना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे कर सकते हैं और वो ट्री प्लांटिंग ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर देगी आपका। तो ecohoy.com पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर है और मेरे शो में फीचर करना चाहते हैं तो dhruvrathi1@gmail.com इस ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल लिख के पूछ सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सारे पेट्रेंस का जो कि patreon.com पे मेरे को मंथली डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसे वीडियोस बना पाता हूँ और आप ये देख पाते हैं। अगर आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप patreon.com/dhruvrathi पे कर सकते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।